मेरा नाम आस्था है। मैंने बीएससी, एमएससी दोनों बीएचयू से किया है और मैंने इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है। मेरी रैंक 49th आई है। मेरा देखो, एक चीज़ मेरे साथ मतलब एमएससी में मैंने उतना नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा एमएससी हम लोग का 3-3 महीने में ख़त्म हो जा रहा था। तो हम लोग बस ये था कि एक-एक टॉपिक पढ़ो, एक-एक टॉपिक आपको जो अच्छा लगे वो आप पढ़ के कंप्लीट करते जाओ। उसके क्वेश्चन लगाओ, कम से कम वो टॉपिक आपका एमएससी के साथ आपके हाथ में हो। ये नहीं कि पूरा लेके बैठ जाएँ कि आज पूरा पढ़ लेंगे उसका, लेकिन आप एक साथ लेके जैसे कभी छोटे टॉपिक लेके चलो एपोप्टोसिस आप पढ़ सकते हो या फिर आपका एमएससी में ही आपका वो रहेगा क्या कहते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग, आप उसके साथ-साथ पढ़ सकते हो। जैसे कभी किसी पेरोक्सिसोम का पढ़ लिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप उनका पढ़ो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। पूरा लेके बैठने से एक साथ नहीं होगा, सिर्फ बर्डन बढ़ेगा सर पे और कुछ नहीं होगा। उससे आपकी हेल्थ ही खराब होगी। पहला तो था पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा कि कर लो, होगा ठीक है, नहीं होगा तो दोबारा कर लेना। दूसरा सर का बहुत था कि सर ने कहा कि नहीं हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने से तो मेरा सर पे ज़ोर ज़्यादा पड़ेगा। और जब मैं बहुत बीमार थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि नहीं हो रहा था मेरे से एकदम। तो फिर उसके बाद जब मैं वापस आई तो सर ने कहा कि आप थोड़ा पढ़ो क्योंकि सीएसआर नेट जेआरएफ में वो ये नहीं देखते कि आपने कितने सारे मैक्सिमम मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। आप उनका ये है कि आपने मतलब मैक्सिमम आप 6, 7 या 8 करके जाओ अपनी तरफ से, जो आपके परफेक्ट हो। तो मेरी जब तबीयत खराब हुई थी उससे पहले मेरे ऑलमोस्ट 4-5 कंप्लीट हो चुके थे। तो सर ने बोला कि आप बस एक बार पढ़ के जाओ, कम से कम अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं उसको सोच सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो देखना था। इसलिए और मतलब हाँ, हेल्थ इश्यूज़ के लिए पेरेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सपोर्टिव होने चाहिए और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो टेंशन मत लो कि हमको पढ़ना है, क्लास के साथ सब कुछ करना है, नहीं हो पाता हर चीज़ें। आप आराम से हेल्थ ठीक करो, उसके बाद शुरू करो। बस ये है कि शुरू करने के बाद आप ज़्यादा टाइम दो, जैसे आप पहले 6 घंटे पढ़ रहे थे, फिर 7 घंटे बढ़ाओ, 8 घंटे, ऐसे धीरे-धीरे करके टाइम बढ़ाओगे तो आपका हो जाएगा कवर अप। कोई ज़्यादा उतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं मुझे हर दिन पढ़ना है, हर चीज़ पढ़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो आता है आप उतना ही परफेक्ट करके जाओ, कोई वो नहीं है कि सब करना है मुझे। देखो मेरा वीक पार्ट था इवोल्यूशन और इकोलॉजी। हाँ, और मेरा ऑलमोस्ट और चीज़ें मतलब पकड़ में थी। तो फिर मतलब ये हुआ कि मैं उसको बस एक बार पढ़ के जाऊँ। जेनेटिक्स के आप क्वेश्चन्स वैसे तो न्यूमेरिकल आते नहीं हैं। आप क्या कहते हैं और चीज़ें पढ़ के जाओ, जिसमें आपकी पकड़ हो। हर मॉड्यूल भी नहीं हो पाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस वाला होता है, उसमें भी आप एक तो मैं ज़ूलॉजी वाली हूँ, बॉटनी उतना मुझे आती नहीं थी। जितना कर पाई मैं उतना करके गई। मतलब था कि मैं फाइट करूँ, मेरे को जितना आ सकता है मैं उतना करूँ, क्वेश्चन्स मैक्सिमम लगाऊँ। मतलब एक बार मैंने पढ़ लिया तो मैं क्वेश्चन तुरंत लगाऊँ। क्योंकि आपको तुरंत लगाते हो तो स्ट्राइक करता है, फिर आप सेकंड टाइम करते हो तो आपको दिमाग में रहता है कि हाँ, ये मैंने किया था, कहाँ हो सकता है? तो वैसे चीज़ें की थी, सारे मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट रिवीजन मैंने मतलब मैंने सारा पढ़ा तो नहीं था, मैंने क्वेश्चंस किए थे सारे। मतलब मैंने जब मेरा लास्ट 1 मंथ था तो मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए, सारे मैंने क्वेश्चंस किए फिर उसमें मैं जहाँ अटक रही थी मतलब मुझे वो नहीं आ रहा था, तो फिर वो मैंने कॉन्सेप्ट बुक में जाके देखा कि मेरे को ऐसा क्या हो गया जो मैंने लाइन नहीं पढ़ी। क्योंकि पूरा थ्योरी रिवाइज़ करना नहीं हो पाता है, हम क्वेश्चन से ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट मेरे से छूट गया है या मुझे आ रहा है तो मैं क्यों इसमें फँसी हूँ? क्योंकि आप थ्योरी पढ़ने जाओगे तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, जितने आप क्वेश्चंस करके जा सकते हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ, पुराने पेपर्स करो, एमसीक्यू सर ने दिया है वो बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी हैं लास्ट टाइम में।
मैं मैक्सिमम बुक प्रेफ़र करती थी क्योंकि बुक में जैसे बुक में 5 लाइन है, तो मैं कॉपी में 1 ही लाइन लिखूँगी ना कि मुझे ये वर्ड बस इतना है। अगर मैं बुक खोलूँगी तो क्या पता ऊपर के 2 लाइन से मुझे समझ आ जाए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो इसलिए बुक उठाना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस तो फिर मैं सर को भेज देती थी, फिर सर क्लास में करा देते थे, नहीं तो या फिर बाद में। इसको नोट कर लो या फिर जो बुक है उसी में आप मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, या फिर आप एक डायरी बना लो, उसमें क्वेश्चन नंबर्स लिख लो कि ये क्वेश्चंस मुझे उस टाइम नहीं आए थे, तो मैं लास्ट टाइम देख के चले जाऊँ। और एक चीज़ हैबिट में रखिए कि जैसे कोई एक 1 वर्ड होता है, हमें नहीं याद होता, आप एक डायरी लो, उसमें लिख लो। अगर जैसे 1 वर्ड के ऊपर-नीचे एक्सप्लेनेशन है, तो उसके साथ पेज नंबर लिख लो। कि मैं लास्ट में ये पढ़ के जाऊँ, मुझे फिर भी ये 1 वर्ड नहीं समझ आया, तो मैं उस पेज नंबर पे जाके एक बार ऊपर के 3-4 लाइन पढ़ लूँ, तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा मेरा, मुझे वो कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएगा। डायरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतलब उसमें आप लिख सकते हो, जैसे मेरा था कि मुझे अगले दिन क्या करना है, कि अगले दिन मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, अगले दिन मुझे इतने क्वेश्चन्स करने हैं कि एक वो होता है ना कि सुबह उठ के आप ब्लैंक होते हो कि मुझे करना क्या है? मैं क्या पढ़ूँ ऐसा कि मैं आगे करूँ? तो आप रात में सोने से पहले ये सोच लो कि आज मैंने क्या नहीं किया और वो मुझे कल कवर करना है। तो आप लिख लो उसको, फिर अगले दिन उठो, फिर आपको ऐसा रहता है कि हाँ, मेरे पास कुछ करने के लिए है। मुझे कोई पीछे से प्रेशर, मान लीजिए सर नहीं है, तो क्या करेंगे आप? आपकी वो डायरी रहेगी ना जो आपको बताएगी कि आपने कल वो काम नहीं किया है, आज आपको वो काम करना है। इसलिए डायरी में चीज़ें लिखना शुरू करिए, वो आपको अंदर से मोटिवेट करती है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। लास्ट मोमेंट में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डायरी सब कुछ लिखी रहती है उसमें। लास्ट मोमेंट में आप जाइए, 1-2 दिन में फरका के जाइए, लास्ट दिन मत पढ़िए, उसके बाद एग्ज़ाम दे आइए। एमएससी प्रिपरेशन के लिए मतलब उसके लिए क्वेश्चनेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें छोटे-छोटे क्वेश्चन्स दे रखे होते हैं। वो सही है। ज़्यादा इधर नेट जेआरएफ के लिए मत पढ़िए क्योंकि नेट जेआरएफ में बहुत डीप आता है। आप एमएससी के लिए हो तो क्वेश्चनेयर्स लगाओ, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब हाँ, इतना ही कर लो क्योंकि क्वेश्चनेयर्स काफ़ी अच्छी किताब है। पुराने क्वेश्चन उसमें आपको सारे मिल जाएँगे। और सर जो क्वेश्चंस कराते हैं उतना इनफ है, ज़्यादा घुस के पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा और एमएससी में इतना डीप पूछा नहीं जाता है। लेकिन आप मतलब उतना होता नहीं है कि एक होता है नेट जेआरएफ वालों को क्या करना होता है कि वो उसी चीज़ को 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं। आप सर के साथ पढ़ लो एक बार, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चंस लगाओगे तो वो कॉन्सेप्ट बस बैठ जाना चाहिए कि हाँ, ऐसा होता है। लेकिन वो बहुत, क्योंकि नेट एमएससी में वो ये नहीं पूछता कि ये कैसे हुआ? उनका सीधा सा क्वेश्चन होता है, आपको सीधा सा आंसर देना होता है। उसमें वो आपसे ये नहीं पूछते कि अगर 2-3 चीज़ें मिला के तो पूछते नहीं है। बस आप एक बार ये जान लो कि उन्होंने कहना क्या चाहा है, उस टॉपिक में अगर किसी ने पूछ लिया, तो मुझे वो आना चाहिए, बस इतना। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप पूरा घुस के पढ़ो, मैं एक ही टॉपिक 2 दिन पढ़ रही हूँ, 3 दिन पढ़ रही हूँ, नहीं, वैसा कुछ नहीं करना। बस ऊपर-ऊपर से पढ़ के अपना जितना काम है उतना कर लेना है। और इस बार जैसे टेक्निक्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो उनको थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि अब जैसे जो लोग आ रहे हैं, जो पेपर्स बना रहे हैं, वो मेनली टेक्निक्स को प्रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि लोग आजकल उसी पे ही मतलब फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि बुकिश लैंग्वेज पे कोई नहीं जा रहा है, सबको टेक्निक चाहिए, तो फिर उस पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कर लेना, ऐसे ही बस। और तो कुछ तो ज़्यादा, और एमएससी की प्रिपरेशन के टाइम हम लोग का एक बेनिफिट था, कोरोना था तो क्लासेस का कोई प्रेशर था नहीं, मस्त घर पे बैठ के पढ़ते थे। इसलिए इसलिए और सब सही है और कोई इश्यू नहीं है, आप जितना ऊपर-ऊपर से है, उसको पढ़ लो, ज़्यादा डीप का नहीं है इश्यू। देखो जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप ट्राई करो कि आप स्किप कर दो, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन हो पा रहे हैं, जो छोटे हैं, जो आप समझ सकते हो तुरंत, उनको पहले कर लो क्योंकि नंबर वो भी देगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको अगर वो समझ आ गया, तो नंबर वो भी देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वो मेरा टाइम ज़्यादा ले जाएगा, तो पहले मैं वो कर लूँ मैं एक बार, मेरे को अब लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, तो मैं फिर उस पे जाऊँ क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम में एक-एक पॉइंट से लोगों के रैंक ऊपर-नीचे हो जा रही है, तो आप प्रेफ़र करो कि जो नंबर आपको ज़्यादा दे और टाइम कम कंज़्यूम करे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो करिए, क्योंकि क्या पता मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसके बाद के क्वेश्चन मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं जो मुझे आ सकते हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है,
तो फिर बाद में गिल्टी फ़ील करने से अच्छा है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन 1 लाइन पढ़ो, नहीं क्लिक हुआ कोई बात नहीं, आगे के देख लेते हैं, क्या पता मुझे आगे के क्वेश्चन आते हों। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख-देख के जल्दी करना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख लो कॉर्नर में कि ये क्वेश्चन लॉन्ग था, मैं बाद में टाइम बचा तो मैं उस पे जाके देख लूँ। देखो क्या था कि जैसे उतना हम वही बोल रहे हैं कि हम लोग को टाइम बहुत कम था, तो कोचिंग का मैं जैसे कभी टाइम मिला तो 1 क्लास देख ली या 2 क्लास देख ली, मतलब वो नहीं था कि मुझे देखनी ही देखनी है, क्योंकि सर भी बोलते थे कि कर लो, लेकिन अब होता नहीं, कॉलेज के साथ हर चीज़ें नहीं सँभल पाती हैं। तो फिर कोचिंग का मैं जब मुझे टाइम मिलता था और जो टॉपिक मेरा वीक रहता था, जैसे कॉलेज में सर ने कुछ पढ़ाया, मुझे वो नहीं आ रहा है, अब वो कोचिंग में सर ने पढ़ा दिया तो मुझे वैसे हेल्प करेगा। उसकी वजह से मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जो मुझे एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। तो वैसे ही वो दोनों चीज़ें, जैसे आपको कॉलेज में कुछ नई चीज़ समझ आती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, दोनों हेल्प करेगी। वो आपको कॉलेज के भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी और जो आपका कॉम्पिटिटिव है उसमें भी हेल्प करेगा। तो ऐसे टॉपिक चूज़ करके देख लीजिए, क्योंकि नहीं पढ़ सकते ना सारा, तो जो चीज़ें मेल खा रही हैं हमारी, जो दोनों जगह चल चुकी हैं या जो सर पढ़ा चुके हैं और कॉलेज में चल रही है, तो आप उसको एक साथ मतलब कंबाइन करके पढ़ के आपको दोनों एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकता है। देखो जैसे मैं मतलब वो बता रही हूँ, जब मेरे लिए एनवायरनमेंट चेंज हुआ था, मैं 12th करके 1 साल मेरा गैप था। मैंने मेडिकल की तैयारी की, वहाँ नहीं हुआ तो मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा 1 साल गैप कर, जब हम यहाँ आए तो बहुत कुछ चेंजेस थे, सब अलग था, सब कुछ था कि क्या करें? तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मेरे को जो टॉपिक नहीं आ रहा है, अगर आपके जैसे मेरे को टॉपिक नहीं आ रहा है, मैं बैठी मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप फ़ोन उठाओ, उसमें वर्ड्स होते हैं, गूगल होता है, सर्च करिए, आपको नहीं समझ आ रहा है, सर की क्लासेज़ हैं, सर आपको समझा देंगे, वो फिर समझ नहीं, आप सर से खुद जाके पूछ लीजिए कि सर मुझे नहीं आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको इस चीज़ में सर हेल्प कर सकते हैं। मेरे टाइम में तो जैसे बीएससी में थे, तो हम लोग के क्लासमेट्स थे, हम लोग कोई कुछ थोड़ा पढ़ के समझता था, कोई कुछ समझ के पढ़ता था, तो वो वैसे-वैसे हम लोगों ने एक-दूसरे की हेल्प की। यहाँ पे सर से अच्छा कोई हेल्प कर नहीं सकता है, तो आपको कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ें जो ना समझ आए, वो ज़रूर पूछा करिए। ये मत सोचिए कि इसको लग रहा होगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे क्या, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए पैसे दिए हैं, मैं अपने लिए यहाँ पढ़ने आई हूँ, बगल वाले का कोई मतलब नहीं है। आप पूछो, सर भी बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पूछना चाहिए। आप पूछेंगे, क्या पता दूसरे और 2-3 लोगों को जितना 50% आ रहा था, वो 75 समझ गए, आपको और समझ आ गया। कोई इश्यू नहीं है, पूछना ज़रूरी है। कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सब अपने टाइम से चल रहे हैं। बस पेरेंट्स साथ हैं तो जब वही होता है ना कि पेरेंट्स प्रेशर करने लगते हैं कि नहीं जल्दी करो, तब होता है हमें कि नहीं हम पीछे रह गए। अगर पेरेंट्स साथ हैं, सब कुछ सही चल रहा है तो हम कभी पीछे नहीं हैं। हम जब करेंगे हम तभी आगे हैं। जैसे अभी इस टाइम मेरे पेरेंट्स को पहले लगता था कि हाँ, कर लेना चाहिए। मेरे और फ्रेंड्स हैं, उन लोग का एमएससी के बाद ही हो गया। लेकिन आज हुआ तो वो खुश हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, टाइम टू टाइम आप अपनी तरफ से बेस्ट करते रहो। ये कभी ना हो कि आज एग्ज़ाम में ऐसा हुआ, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं गिर गई। नहीं होना चाहिए। आप कुछ भले 2 नंबर बढ़े, 3 नंबर बढ़े, पर आप उस पे काम करते रहो, उसको बढ़ाते रहो, ताकि आपको इंटरनली भी खुशी हो कि ठीक है, जिसका होना था हो गया। मैं अपने में इम्प्रूव कर रही हूँ। कल 50 थी, आज 60 हूँ, 70 होंगी। ऐसे ही अपने पे ही काम करना चाहिए। दूसरों का कोई मतलब नहीं है। आप पूछो जिससे जो पूछ आप मेरे से पूछ लेना, सर से नंबर ले लेना, जिसको भी कोई हेल्प चाहिए, मेरा नंबर लेना, कोई इश्यू नहीं है। सर का मेनली ये था कि जब मैं बीएससी में थी तो उस टाइम कोरोना था और उस टाइम घर पे रह के मैंने अपने तरफ से ट्राई किया पढ़ने का, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये टॉपिक पढ़ूँ या ये पढ़ूँ, मैं कितना पढ़ूँ, क्या चीज़ पढ़ूँ?
फिर इसीलिए फिर जब मैं सर के पास आई तो होता है ना, लोग आते हैं वो ये सोचते हैं कि हम डेमो क्लास लेंगे, देखते हैं कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप डेमो क्लास तब ले सकते हैं ना जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो कि मैं जज कर सकूँ सामने वालों को कि वो कितना बता पा रहा है। जब मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं किसी टीचर से सीखने आई हूँ, तो आप सीधे आओ सीखो, क्योंकि वो टीचर है, वो आपको कुछ गलत नहीं सिखाएगा, सब कुछ सही ही बताएगा और ऊपर से सर एक्सपीरियंस्ड है। तो मेरे को मेरे सीनियर्स ने कहा था कि इस कोचिंग में जाइए, वो अच्छी कोचिंग है। तो मैंने सेकंड थॉट के बिना मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था, क्योंकि मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे गाइड कर सके कि हाँ, मुझे इस जगह जाना है, इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो सर का मेन रोल यही था कि उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, इतने के बाद रोक दिया कि इस पे इससे ज़्यादा नहीं देना है टाइम। आप कुछ और टॉपिक पढ़ो क्योंकि वो आपको ज़रूरी है। इसलिए सर का बहुत अच्छा रोल था कि हाँ, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। उससे आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा कि आप पता है कि आपके दोस्त बोल के चला गया कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन आप सर को पता है ना कि क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और कितनी पढ़नी चाहिए। तो वो सर का मेन रोल इसमें बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं जब बैठी थी मैंने एक किताब एक चैप्टर मैंने 1 हफ्ते में पढ़ा था खुद से, और वो भी रो-रो के कि मुझे ये लाइन समझ नहीं आ रही, मुझे वो नहीं आ रही। और वही चीज़ सर ने मुझे 3-4 दिन में पढ़ाई, वो भी अच्छे से समझ के सारा कुछ कि क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, कोई मैकेनिज़्म है तो उसको कितनी ईज़िली सीखा जा सकता है। तो सर का एक टीचर का रोल तो भाई बहुत ऊपर है, वो नहीं हो सकता। तो नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी क्योंकि सर जैसे कभी कोई चीज़ मुझे मतलब समझ नहीं आई तो सर ने बताया, और भी जैसे जो लोग होते थे पूछ लेते थे, तो उसी में जैसे डाउट क्लियर हो जाता था। कभी-कभी आप पूछने जाओ उससे पहले कोई आपसे पूछ लेता है, तो होता था कि कोई और पूछ लिया वो समझ आ गया, या मैंने पूछ लिया था किसी और को समझ आ गया। तो डाँट तो नहीं पड़ी, वैसे भी सर डाँटते तो नहीं है। मेरा ऐसा घंटा फिक्स नहीं था कि मतलब जैसे कि 1 से 2 मुझे पढ़ना ही है, मेरा डे फिक्स था कि मतलब मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, कल पढ़नी है, अब मुझे कैसे टाइम निकालना है कि मैं उसको सोने के पहले पढ़ लूँ या दोपहर में सोने के बाद पढ़ूँ। मतलब एक टॉपिक आप फिक्स कर लो कि ये मुझे कल पढ़ना है, अब वो आप जब पढ़ो। पर बस ये है कि रात में सोने से पहले आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, क्योंकि हर दिन आपका सेम नहीं होता। किसी दिन क्या पता कोई इमरजेंसी आ जाए, आपको कहीं जाना पड़ गया, वो नहीं हुआ, उस टाइम नहीं हुआ, आप वहाँ से वापस आके फ्रेश होके तब पढ़ सकते हैं। आप टाइम बाउंडेशन नहीं कर सकते कि 1 बजे है, 1 बजे मुझे खाना है, 2 बजे तक सो जाना है, वो नहीं हो सकता। ख़ासकर आप जब पेरेंट्स के साथ रह रहे हो या आप घर पे रह रहे हो, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। बस आप टॉपिक सोच के चलो मुझे कल ये पढ़ना है, तो मैं कल पढ़ लूँ बस। ताकि मेरे नेक्स्ट डे मुझे ये ना लगे कि अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमारा दिमाग ये नहीं सोचता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो ये सोचता है कि रिग्रेट कराने के लिए बैठाता है कि तुमने पहले का क्यों नहीं पढ़ा? पहले का कवर ही नहीं किया। तो बस आप ये सोचो कि मुझे 1 दिन है, और ये नहीं कि बहुत सारा लेके बैठ जाएँ कि सब कुछ करना है मुझे एक ही दिन में। आप 1 दिन में 1 टॉपिक भी पढ़ो, उसको अच्छे से क्लियर करो, उसके क्वेश्चन्स लगाओ, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। बस आप डे फिक्स करते जाओ कि इस डे पे मुझे इतना कवर करना है, इस डे पे मुझे इतना कवर करना है। कोई टाइम टेबल तो ऐसा मेरा नहीं था, क्योंकि मैं घर पे थी, कभी कुछ होता था कि हाँ, मम्मी बोल देती थी ये काम कर लो या कुछ और कर दो। तो इस वजह से टाइम पूरा मेरा ऐसा नहीं था, मेरा डे फिक्स था कि मुझे कब क्या करना है। सर मतलब अभी तो मैंने बीएचयू का वो दिया था, क्या कहते हैं, रिपोर्ट मतलब रिव्यू, मतलब एक उन्होंने पेपर माँगा था कि अगर आपका इसमें मतलब बीएचयू में होगा तो आप किस पे काम करना चाहेंगे। तो वो पेपर लिख के मतलब 14 तारीख को एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम दिया, अभी उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू। मेन फ़ोकस मेरा बीएचयू ही है कि मुझे मिल जाए। फ्यूचर में मुझे प्रोफ़ेसर बनना है, मुझे पढ़ाना है। हाँ।